अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ बात करेंगे दिल की। और जनाब, खबरें ज़्यादातर आ रही हैं अदालतों से, जहां पर आजकल सही तौर पर एक बैटल फील्ड बना हुआ है और पीटीआई ख़ास तौर पर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हमें एक जंग लड़ती नज़र आ रही है अदालतों के अंदर। अब सूरत हाल वहां पर क्या बनी, किस तरह से ड्रामाई तरीके से जरताज गुल वजीर साहिबा को जमानत मिली पेशावर हाई कोर्ट में, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ बात होगी आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से। बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसकी हिमायत से पीटीआई ने दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। क्या वाकई ऐसा है? हकाइक आपके सामने रखेंगे। एक और पीटीआई की रहनुमा है जनाब ईमान ताहिर साहिबा, इनको भी गिरफ्तार किया गया था, अब रिहा कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, इस पर भी बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आज ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इससे पेशतर कि आपके साथ कुछ खबरें शेयर करें, कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई मनसब अता करता है, जब अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम अता करता है, तो उसको ये मौका भी मिलता है कि वो अपना नाम तारीख़ के स्याह पन्नों में लिखवाना चाहता है या फिर सुनहरी पन्नों पर लिखवाना चाहता है। ये उसके पास इख्तियार होता है और उसको ये समझ बूझ भी होती है कि वो जालिम का साथ देना चाहता है या मजलूम की दादरसी करना चाहता है। तो अल्लाह ताला उसको ये मौका फ्राहम करता है। जब आप किसी को ये कोई मनसब देते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो फिर उसको ये इख्तियार भी देते हैं कि अब आप कहाँ अपना नाम लिखवाना पसंद करेंगे। और आज ऐसी ही सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब से मुतल्लिक नज़र आती है कि यकीनी तौर पर जिनको आज सलाम पेश करने को दिल करता है, जिनको खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। बात ये नहीं है कि पीटीआई की कोई शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी जिनको इंसाफ मिला हो या जिनको रिलीफ मिला हो या किसी और शख्सियत की। बात ये है कि जब हवा के मुखालिफ डट कर आप खड़े होकर कोई फैसला करते हैं, तो आप कैसे अपना वक़ार ऊंचा करते हैं, कैसे अपने इदारे का वक़ार बनाते हैं, ये सब देखने को आज हमने आंखों से देखा। और एक ही दिन में हमने दो मुख्तलिफ रूप देखे अदालतों के। एक वो चीफ जस्टिस है जो सबसे बड़े मनसब पर बैठा है और कहता है कि क्यों मैं कोई रेड कारपेट बिछाऊं किसी मजलूम के लिए, वो खुद आ जाए और अगर उसकी जान को खतरा है तो वो भुगते, मेरा क्या लेना देना। एक वो चीफ जस्टिस है और एक वो चीफ जस्टिस है जो जब ये देखता है कि कोई साइल, कोई खातून साइल आधी रात को उसकी अदालत में मौजूद है इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, उम्मीद लिए कि उसको वहाँ पनाह मिल जाएगी, तो वो वहाँ पर अपने गर्म बिस्तर में नहीं जाता, बल्कि वो ठिठुरती सर्द रात में अपनी अदालत आ जाता है कि उसको इंसाफ मिल सके। क्योंकि वो चैन की नींद सो नहीं सकता अगर कोई खातून उसकी अदालत के दर पर पड़ी रहेगी रात भर। ये फ़र्क है, ये दो अदालतों के फ़र्क आज हमने देखे। हुआ कुछ यूँ कि जरताज गुल वजीर साहिबा आज अपीयर हुई पेशावर हाई कोर्ट में। काफ़ी अरसे से रूपोश थी, महीनों से रूपोश थी और बहुत से मुकदमात हैं उनके ऊपर, गालिबन 9 मई के भी मुकदमात में मतलूब हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जनाब कि वो वहाँ पर आकर अदालत में दरख्वास्त दायर करती हैं, लेकिन वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं होते। चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में ही कुछ तैनातियाँ होनी हैं, तो उस सिलसिले में वो एक अहम इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहाँ पर वो इजलास अटेंड करके आ रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि जनाब एक खातून साबिक वज़ीर बैठी हैं उनकी अदालत के दर पर। जरताज गुल वजीर साहिबा जब यहाँ पर आती हैं, उनकी पिटिशन नहीं लग पाती, ज़मानत नहीं मिल पाती, तो वो ये सोच लेती हैं कि अब उन्हें पता है कि वो बाहर निकलेंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनकी सोच के ऐन मुताबिक हम देखते हैं कि बाहर पुलिस ही पुलिस, नफरी इस तरह। और आप यकीन करें, वो मैं विजुअल्स देख रही थी कि जो अदालत के बाहर जिस बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, तो मैं हैरान थी कि जरताज गुल वजीर कौन है? क्या कोई दहशत गर्द है या कोई उसके पास एटम बम है या वो कोई उसके पास खुदकुश जैकेट है जिससे वो अभी अपने आप को फाड़ लेगी और उसके बाद सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा? कौन है वो? एक निहत्ती औरत है जिसके पास शायद एक गनमैन भी उस वक्त अंदर मौजूद नहीं होगा।
आप एक निहत्ती औरत को गिरफ्तार करने भी अगर पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको हरासा करने के लिए आप इतनी बड़ी नफरी लेकर आए हैं, इतनी बड़ी नफरी लेकर आए हैं। औकात आप लोगों की ये है कि दहशतगर्द आपको आपके घरों में घुसकर मारते हैं, उनको आप रोक नहीं पाते। ये औकात है आप लोगों की। और जब कोई निहत्ती औरत वहां बैठी है और आपको पता है कि उसके पास कुछ नहीं है ऐसा, तो आप इतना लाओ लश्कर लेकर आ गए उसको डराने के लिए। नामर्दी और किसे कहते हैं, बेशर्मी और किसे कहते हैं। ज़रताज गुल वजीर साहिबा वहां अंदर वीडियो बनाती हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगती हैं और कहती हैं कि हम कभी भी शोहदा की तौहीन नहीं करने वाले, मेरा तो अपना भाई शहीद है, मैं कैसे शोहदा की तौहीन कर सकती हूँ। हाँ, मैं इलेक्शन जरूर लड़ रही हूँ, लेकिन क्या इलेक्शन लड़ना जुर्म है इस मुल्क में? तो वो कहती हैं कि यार फिर भी मेरे से कोई रोती है, वो फूट फूट कर रोती है, हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगती है। और उनको पता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे ये किस तरीके से उठा के ले जाएंगे, और फिर तो कोई पता ही नहीं कि किधर होंगे किधर नहीं, जिंदों में होंगे कि मुर्दों में होंगे। वो ये फैसला करते हैं कि मैं बाहर ना निकलूं, क्योंकि अदालत के हाथे में आकर ये लोग गिरफ्तार उस तरह से नहीं कर सकेंगे। और फिर उसके बाद जनाब वहां पर अंदर पुलिस एहलकार भी 2 खवातीन भेजी जाती हैं। तो वो कहती हैं कि यार उन्हें भी वो इज्जत से पेश आती हैं, लेकिन वो कहती मेरी पिटिशन लगी हुई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं आज रात यहीं गुजारूंगी। खबरें आने लगी कि जी उनको बिस्तर फराहम कर दिया गया है, उनको वहाँ पर सामान मुहैया कर दिया गया है कि वो आज रात वहीं गुजारेंगे। लेकिन इतने में चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब इस्लामाबाद से वापसी पर बजाय अपने घर जाने के वो सीधा अदालत पहुंचते हैं और हैरान और परेशान रह जाते हैं कि ये अदालत का माहौल कैसा है इस वक्त। कौन सा यहाँ पर नामी गिरामी कोई वर्ल्ड लेवल का मतलूब दहशतगर्द छुप गया आकर। वो अंदर आते हैं, उनको तकलीफ होती है और वो तकलीफ महसूस होती है उनके रिमार्क से। वो कहते हैं कि बेटी ज़रताज गुल को सबसे पहले खाना खिलाया जाए, बाद में जो है ना समाअत करते हैं। अदालत खुलती है रात को, फिर खुली अदालत, रोशन हुआ कमरा और फिर चीफ जस्टिस साहब वहां पर मौजूद हुए। जमानत लगी, जमानत ली, बुलाया उन्होंने पुलिस वालों को कि क्यों गिरफ्तार करने आए हो। कहते हैं हमें तो किसी मुकदमे मतलूब नहीं तो क्या वहां बाहर अंडे बेच रहे हैं आप लोग इतने लाओ लश्कर के साथ। और फिर चीफ जस्टिस साहब उन्हें कहते हैं कि मतलूब नहीं है तो फिर आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं। वो बेचारी कहती है अगर आप मुझे जमानत दे भी देंगे ये फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस साहब उसे हौसला देते हैं कि मत घबराओ, अगर कर लेंगे गिरफ्तार फिर भी तो फिर मैं जानूं और फिर इनका पुलिस आईजी जाने। कहते हैं जाओ घर छोड़ के आओ हिफाजत से बच्ची को। मैं कैसे ये बर्दाश्त करूं कि कोई साइल मैं वहां घर में होता, मैं यहाँ ना पहुंचता तो ये बच्ची ये औरत जो है क्या सारी रात यहाँ पे अदालत में गुजारती, हाई कोर्ट के हाथे में गुजारती। अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो इससे बेहतर मैं इस्तीफा दे दूं। और इधर हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको लगता है कि जनाब जब आपके साथ धांधली हो जाएगी, जब आपके साथ सारा जुल्म सितम हो जाएगा फिर आप आ जाइएगा शिकायत लेकर, उससे पहले क्यों आप आ गए हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं मेरा। उनको ये लगता है कि जुल्म होने से पहले अगर कोई आवाज़ दे तो वो वक्त ज़ाया करता है। ये फ़र्क होता है आइन पसंद लोगों में। बातें करने से कोई आइन पसंद नहीं होता। जमहूरियत की किताब को उठाकर, दस्तूर को उठाकर कोई चूमने चाटने से आइन पसंद नहीं होता। आपके फैसले बताते हैं कि आप कितने आइन पसंद हैं, आप कितने इंसाफ पर मबनी फैसले करते हैं। आपने फैसला नहीं देना होता, आपने इंसाफ करना होता है। आप फैसले देते हैं, इंसाफ नहीं करते। और उसके बाद मैं उनका देख रही थी चीफ जस्टिस साहब का कि जो वो कहते हैं वो फिर उन्होंने करके भी दिखाया। आपकी तरह ये नहीं किया कि बातें बड़ी बड़ी और जब अमल की बारी आई तो आप क्या निकले। इनको आप देखिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तकरीब में पिछले दिनों ये बात कही थी कि अदालतें 24 घंटे इंसाफ के लिए मौजूद होंगी, अगर रात को 3 बजे भी जरूरत पड़ेगी मैं पहुंचूंगा। और उसने पहुंच के दिखाया। और उन्होंने ये बात एक तकरीब में और कही कि मैंने खाना काबा में ये दुआ मांगी थी कि अगर मैं चीफ जस्टिस बना तो कभी प्रेशर के ऊपर कोई फैसला नहीं करूंगा, और ये उसने करके दिखाया। ये होते हैं मैन ऑफ वर्ड्स।
جو اپنی بات پر قائم رہتے ہیں. آج دل چاہ رہا تھا یہ ہم بات کرتے کہ شاید ایسی غیرت، ایسی جرت، ایسی بہادری باقی قاضیوں کو بھی مل جائے. آج ان کو بھی قوم اسی طرح سر پہ اٹھائے جیسے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹھایا. ان میں سے ہیں کوئی 10-15 لوگ جو مزید ابھی گالیاں سے نوازیں گے انہیں، اور کہا جائے گا کہ پشاور ہائی کورٹ تو بڑا پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ ہے، بڑا یک طرفہ ہائی کورٹ ہے، بڑی جانبداری سے فیصلے کرتی ہے. اب یہ سارا ایک چڑھائی جیسے اطہر من اللہ صاحب کے اوپر کی ہوئی تھی اب ان کے اوپر ہوگی، پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ہوگی. تو یہ پھر اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی کر کے وہی بات کریں گے جو میں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو پھر آپ پھر وہی بات کرتے ہیں، ادھر تم ادھر ہم والی. باقی جگہوں سے انصاف نہ ملے، ہر جگہ پہ لوگ پریشر میں آ جائیں تو وہ جہاں جائیں تو پھر کہیں کہ دیکھا یہ تو ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صوبہ، ان کا ہائی کورٹ، ان کی ہر چیز یہ ساری، تو پھر یہ آپ ڈویژن کر رہے ہیں پورے ملک میں. یہ آپ بات جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ تقسیم کرتے ہیں اس بات کو، اسی بات کو ہوا دیتے ہیں، پھر ادھر تم ادھر ہم. پہلے ہی آپ نے عوام کو اس ورج پر پہنچایا ہوا ہے، اس نہج پر پہنچایا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب یہ تو مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن اب آگے اگر بات کروں ایمان طاہر صاحبہ کی، ان کو بھی آج ضمانت مل گئی تھی پشاور ہائی کورٹ سے، لیکن ان کو ابھی اس کی کوئی دستاویزی شاید چیزیں ملنا باقی تھیں. پولیس لے گئی انہیں گرفتار کر کے، پھر رات گئے ان کو بھی وہاں سے جو پولیس کے پاس ہے ان کو بھی وہاں سے بازیاب کروا کر رہا کروا کر لایا گیا کہ دیکھیے جی ہائی کورٹ ضمانت دے چکی ہے اور ان کی رہائی ہوئی. یہ وہی ہیں میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی جو کہ اب ان کی جگہ اٹک سے الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہیں. تو یہ ہے جی اسٹیٹ آف افیئرس. اس کے اوپر اب آپ جہاں دکھ کا اظہار کرتے ہیں وہیں آپ کو کہیں کہیں امید بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں بہرحال کھڑے ہوئے ہیں. اگر مان لیا وہ مجرم بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بے قصور ہی ہیں یا اس طرح، مان لیا وہ مجرم بھی ہیں، مان لیا ان کے اوپر انہوں نے کوئی غلط پریکٹسز بھی کی ہوں گی، تو جو ڈیو پروسیس ہے لا کا وہ تو پورا ہونے دیں. آپ اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں، آپ اس طرح لوگوں کو بغیر آئین اور قانون کے اٹھا لیتے ہیں. ساری پولیس لا کے آپ نے ایسے بٹھا دی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ادھر آپ کا وہ ایک کنوکٹڈ مجرم اشتہاری وہ باہر سے آتا ہے تو اس کی ضمانت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، وہ آ کے جلسہ بھی کر لیتا ہے. ہفتے بعد کہیں جا کر ایک پراپر ان کی اپیل دائر ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا. اور اس دوران ہفتے بھر کسی پولیس والے کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ اس کو جا کے پکڑنا ہے، وہ بھی اشتہاری تھا. زرتاج گل اگر اشتہاری تھی تو کیوں نہیں اس طرح پولیس پہنچی ان کو پکڑنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی وہ کوئی مجرم تھی، وہ یہ تھی، وہ تھی. بہرحال اور لاسٹلی میں ذرا بتا دوں آپ کو، اڈیالہ میں پرویز الہی صاحب کی طبیعت دوبارہ آج خراب ہوئی ہے اور ان کو کچھ دل کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، کارڈیالوجی بھی انہیں دکھایا گیا. لیکن بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ سردی بہت ہے اڈیالہ کی اور وہ بیچارے کافی بزرگ ہیں، کمزور ہیں، تو برداشت نہیں شاید کر پا رہے. ہیٹر کی انہوں نے استدعا کی تھی، نہیں پرووائڈ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو شاید انفیکشن ہو گیا، اب چیسٹ انفیکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی کہ اڈیالہ میں کچھ ایک قیدی بھی مر گیا ہے. مبینہ یہ خبر ہے، ابھی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن خبر ہے کہ اڈیالہ میں قیدیوں نے ایک قیدی کو مار دیا ہے. یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس قسم کی سیکیورٹی ہے کیا اڈیالہ کے اندر، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. یہاں پر اتنے ہائی پروفائل اس وقت لوگ موجود ہیں اور ایسی صورت میں اس قسم کی خبر آنا کافی تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے. اور لاسٹلی جی اب ذرا میں بات کر لوں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ جناب آپ کو یاد ہوگا جب یہ آخری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ دینا تھا آئی ایم ایف نے تو کافی اس میں پرابلمس تھیں اور آئی ایم ایف پاکستان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا. ٹرسٹ لیول بہت کم ہو چکا تھا کہ جس طرح کا اس وقت معیشت کا ماڈل ہے انہیں پتہ تھا کہ پیسے ہمارے برباد ہی ہوں گے، واپس پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ اس ملک کا تو کوئی والی وارث ہے نہیں، نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے جس کے تحت کوئی یہ ملک چلایا جا رہا ہو. ڈنڈے کا ملک ہے، جس کا دل کرتا ہے جو منہ اٹھا کے کرتا پھرتا ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے ایسے کسی بھی ملک میں وہ پیسے دیں گے تو انہیں پرابلم تو ہوگی. بہرحال انہوں نے پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کر کے انہوں نے گارنٹی لی کہ کوئی بھی ان الیکشنز کے نتیجے میں اگر اقتدار میں آتا ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، آئی ایم ایف کی پروگرام کو سپورٹ کرے گا جو بھی جن شرائط پر بھی معاملات طے پا رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے ان دونوں نے پیپلز پارٹی کے سربراہ نے بھی، پی ایم ایل این کی طرف سے شہباز شریف صاحب اس وقت خیر میرا خیال وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے بھی
कर के बातचीत तो कर लिया। फिर बाद में वो ज़मान पार्क भी पहुँचे, इमरान खान साहब से भी उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने भी इसको ओके किया और फिर उसके बाद उन्होंने इसको कंटिन्यू किया आगे प्रोग्राम को। अब खबर ये आ रही है कि जनाब पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है एक आध दिन पहले IMF के वक्त से, और उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया कि जी इस किस्म का माहौल है और इस तरह हमारा रास्ता भी रोका जा रहा है, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं है फ्री एंड फेयर वाली। अब ये सारी बातचीत जो उनकी हुई है तो उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट होने लगा, नुसरत जावेद साहब ने बात की, वरीदा फारूकी साहिबा ने बात की और भी कुछ लोगों ने बात की कि जी PTI ने बेसिकली IMF को कह दिया है कि हम आपका प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर रहे अब, क्योंकि हमारी जो सारी सपोर्ट थी वो तो इस बात से थी कि जी हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम इक़्तिदार में आए तो ठीक है, अब चूँकि ये नहीं है तो लिहाजा हम आपको जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहे। हालांकि जो मैंने लेटर देखा है जो इमरान खान साहब का जारी हुआ है उसमें मैंने जो उसमें पढ़ा तो उसमें वो बुनियादी तौर पर ये नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो ज़ाहिर है मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम रहेगा, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, कोई मुसल्लत शुदा हुकूमत आएगी तो उससे कभी भी मुल्क में इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता, और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, मईशत सही तौर पर नहीं चलेगी तो ज़ाहिर है IMF के पैसे कैसे वापस होंगे और मुल्कों के पैसे कैसे वापस होंगे, तो इस तरह से तो फिर मुल्क के साथ आगे वो प्रोग्राम कैसे कंटिन्यू होगा। तो इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया था बुनियादी तौर पर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ PTI की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क को इस बात की ज़रूरत है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो आकर आगे IMF के साथ भी प्रोग्राम चलाए और बाकी भी मईशत के मामलात को ठीक तौर पर देख सके। लेकिन यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि उन्होंने ये कहा है कि जी हमने सपोर्ट ही नहीं करना। अब बंदा इनसे पूछे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या PTI इस पोजीशन में है कि उनके सपोर्ट करने या ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है? या तो ये हो ना कि PTI गवर्नमेंट में आ रही है लेकिन वो कह रही है कि जी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, फिर तो समझ में आ रहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट इनके हाथ में आ गई, ये सपोर्ट नहीं, IMF का प्रोग्राम लेके आगे नहीं चलेंगे तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, IMF आगे आपको लोन नहीं देगा, जो भी मामलात हैं ख़राब हो जाएंगे। तो एक पार्टी जो अपोजिशन में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है उसके येस और नो कहने से वैसे फ़र्क क्या पड़ता है? बंदा एक तो पहली बात ये पूछे, और उसको आप इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जी उन्होंने अगर मना कर दिया तो जी मुल्क को ख़तरे में डाल दिया। वही मुल्क को क्या ख़तरे में डाल दिया? मुल्क को तो ख़तरे में उन लोगों ने डाला हुआ है कि जिन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। असल चीज़ तो ये है यहाँ पर। और वरीदा फारूकी साहिबा ने तो ट्वीट में जो उसका इंग्लिश पता नहीं, शायद उन्हें सही तरह से पढ़नी नहीं आती या क्या था, जानबूझ के उन्होंने ये किया, मुझे नहीं इस बात का इल्म, लेकिन वो तो बाकायदा ऊपर लिख रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने इस लेटर में लिखा हुआ है कि अगर PTI इक़्तिदार में ना आई और अगर PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट ना किया तो भाई IMF का प्रोग्राम को हम तो नहीं फिर मानते। अरे भाई PTI के उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि इक़्तिदार में आने की है उस तरह, वो तो बात हो रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है। बात बीच में कुछ होती है, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, वीडियो भी कुछ होती है, ऊपर कैप्शन कुछ भी लगा के डाल देते हैं। जो लोग नहीं अगर पूरी सुनने का तकल्लुफ़ करेंगे वो ऊपर वाली 4 लाइनें पढ़ के कह देंगे ओ हो ये क्या, ये चीज़ आ गई। तो ये आजकल बड़ा एक बारीक वारदात हो रही है। बहरहाल जी मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।